साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। अब तक हमने आपको यांत्रिकी पढ़ाई है फिजिक्स के अंदर, उसके बाद हमने आपको तरंगें पढ़ाई हैं कि कितने प्रकार की होती हैं, किस तरीके से वर्क करती हैं, तरंगों का हमारी लाइफ में क्या क्या यूज़ है। उसी के बाद हमने अपना चैप्टर शुरू किया था ऊष्मा। ऊष्मा क्या है, ऊष्मा कितने प्रकार की होती है, ऊष्मा गतिकी के नियम क्या है, न्यूटन का शीतलन नियम क्या है, ये सारा हम पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ अभी हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है कि गुप्त ऊष्मा क्या है, क्वथनांक क्या है, गलनांक क्या है, हिमांक क्या है, ये सब बचा हुआ है। और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो आज डिस्कस करेंगे हम आज अपनी क्लास में। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि रेलवे की जो वैकेंसीज हैं उनका नोटिफिकेशन आ चुका था। 15 अप्रैल को फॉर्म फिल किए जा रहे हैं जो 14 मई तक कराए जाएंगे, तो आप सभी अपने फॉर्म फिल करा लें। लास्ट टाइम साइट बिजी चलने पर फॉर्म फिल नहीं हो पाते, कई बार ऐसा हो जाता है। और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये भी है कि इस बार आपको एज जो दी गई है वो 18 से 28 दी गई है, वरना एज दी जाती है आरपीएफ में 18 से 25। और मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, सिलेक्शन लें, अपने परिवार का नाम रोशन करें। तो आज हमारा टॉपिक शुरू होता है ऊष्मा का चैप्टर 4। और अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस की किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, क्या क्या टॉपिक हमारे बचे हुए हैं जिन्हें हम कवर करते हैं। इसी के साथ हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना कहलाता है। यानी एक स्टेबल टेम्परेचर यानी एक फिक्स टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना, यानी लिक्विड का, द्रव मतलब लिक्विड का किस में चेंज होना, सॉलिड में। किस में चेंज होना आपका, सॉलिड में। किसी भी द्रव का ठोस में बदलना या एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना आपका क्या कहलाएगा, ये हमसे पूछा गया है। साथ ही साथ एग्जांपल ले लेते हैं, हमने पानी ले लिया। पानी क्या है, हमारा लिक्विड है। और लिक्विड को जब हम ठोस में बदलेंगे यानी कि पानी को जब हम ना करेंगे, उसका टेम्परेचर घटाएंगे, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, बर्फ में। तो वही हमसे पूछा गया है कि किसी भी द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है, यानी किसी भी लिक्विड का सॉलिड स्टेट में चेंज होना आपका कहलाता है हिमांक। क्या कहलाता है आपका, हिमांक। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है कि किसी भी द्रव का ठोस में कन्वर्ट होना या बदलना आपका कहलाता है हिमांक। साथ ही साथ हमें ऑप्शन बी दिया गया है गलनांक, जिसे मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि गलनांक क्या होता है। यानी एक ऐसा ताप या बिंदु, यानी एक ऐसा तापमान जिस पर कोई ठोस वस्तु द्रव में परिवर्तित होती है, वो कहलाता है आपका गलनांक। गलनांक क्या होता है, गलनांक होता है आपका कोई ऐसा ताप, एक ऐसा नियत ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु द्रव में परिवर्तित होना शुरू करती है, वो आपका गलनांक कहलाता है। साथ ही साथ हमें ऑप्शन सी दिया गया है क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक होता है आपका किसी भी द्रव का एक ऐसा तापमान जो किसी भी द्रव के वेपर्स बनने में यानी भाप बनने तक, भाप बनने के लिए जो उपयुक्त होता है, वह तापमान बिंदु यानी वह ताप पॉइंट यानी टेम्परेचर पॉइंट, वो जिस पर कोई लिक्विड गैसीय फॉर्म में चेंज होता है, वो आपका कहलाता है क्वथनांक। लेकिन हमसे पूछा गया था निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना आपका क्या कहलाएगा, हिमांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, हिमांक कहलाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना कहलाता है क्या। यानी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो वेपर्स हैं वो लिक्विड में चेंज होंगी, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ये हमसे पूछा गया है। यानी हम पानी गर्म करते हैं लेकिन उसके ऊपर प्लेट ढक देते हैं, तो हम जब प्लेट हटाते हैं तो उसके ऊपर पानी की छोटी छोटी बूंदें मिलती हैं। वो क्या होता है कि जब हम पानी गर्म करते हैं, जब पानी की भाप बनती है, वो प्लेट की सतह पर टकराने से दोबारा से लिक्विड में चेंज हो जाती हैं, नी में चेंज हो जाती हैं। तो यही पूछा गया कि एक निश्चित ताप पर जहां वेपर्स का लिक्विड में चेंजमेंट होता है, मतलब जो वेपर्स हैं वे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो आपका क्या कहलाएगा।
वो आपका कहलाएगा संघनन। क्या कहलाएगा आपका? संघनन। यानी कि ऑप्शन बी हिमांक। क्या ऑप्शन ए हमें हिमांक दिया गया है। हिमांक क्या होता है कि एक निश्चित ताप पर जब कोई द्रव ठोस में परिवर्तित हो तो हिमांक, और जब कोई आपका निश्चित ताप पर गैस है वह वाष्प है वो आपकी द्रव में कन्वर्ट हो तो वो आपका कहलाता है संघनन। और जो ये क्रिया है इस पूरी क्रिया को हम बोलेंगे क्या? वाष्पीकरण। और साथ ही साथ ऑप्शन सी हमें दिया गया है क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है आपका? एक ऐसा तापमान जिस पर कोई भी द्रव वस्तु या द्रव पदार्थ किसमें चेंज हो आपका? आपका वेपर्स में चेंज हो, भाप में चेंज हो, वो आपका कहलाता है क्वथनांक। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट, एक ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है कि निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना आपका क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नियत ताप पर मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। यानी कोई अगर पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, तो हमसे बोला गया है कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन या तो सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से वेपर्स यानी गैसियस फॉर्म में या फिर सॉलिड फॉर्म में, ये जो आपका कहलाता है कि एक दूसरे से अवस्था परिवर्तन यानी जो स्टेट का चेंजमेंट होता है किसी नियत ताप पर, उस चेंजमेंट को करने के लिए जो हमें हीट की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, हीट की आवश्यकता होती है, वो आपकी क्या कहलाती है? आपकी कहलाती है गुप्त ऊष्मा। क्या कहलाती है आपकी? गुप्त ऊष्मा। यानी कि एक नियत ताप पर जब किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए जो ऊष्मा आवश्यक होती है वो आपकी कहलाती है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा से मतलब है हमारा जब हम पानी वगैरह गर्म करते हैं तो उसके वेपर्स में ज़्यादा हाथ जलते हैं। क्यों जलते हैं? क्योंकि उसमें क्या होता है आपका? गुप्त ऊष्मा होती है। तो हमसे वही पूछा गया है कि नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के समय जो आवश्यक ऊष्मा है वो आपकी कहलाती है गुप्त ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है हमारी एकांक आयतन, एकांक द्रव्यमान पर एकांक तापमान में जो वृद्धि होती है वो आपकी कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है कि गुप्त ऊष्मा क्या कहलाती है आपकी? एक ऐसी ऊष्मा कहलाती है जो अवस्था परिवर्तन के लिए उपयोग की जाती है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर पर यानी नियत ताप पर ठोस का एकांक द्रव्यमान, ठोस के एकांक द्रव्यमान को द्रव में यानी लिक्विड में, यहाँ ठोस है सॉलिड का लिक्विड में चेंजमेंट कितने में? एकांक द्रव्यमान में। यानी किसी भी ठोस का एकांक द्रव्यमान एक फिक्स वैल्यू ले ली कि 1 किलोग्राम या 1 ग्राम को द्रव में बदलने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा है वो आपकी क्या कहलाएगी? पहली बात ये बताओ, मैंने गलनांक बताया आपको। गलनांक की परिभाषा में मैंने आपको बताया था कि किसी भी ठोस का द्रव में परिवर्तन के समय जो तापमान है वो क्या कहलाता है? आपका गलनांक कहलाता है। हमसे यहाँ पूछा गया कि नियत ताप पर यानी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी सॉलिड के एकांक द्रव्यमान में यानी एक यूनिट मास को द्रव में यानी लिक्विड फॉर्म में बदलने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा है, जो नेसेसरी हीट है, वो आपकी क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी आपकी गलन की गुप्त ऊष्मा। मतलब जब ठोस को द्रव में परिवर्तित करते हैं तो गलनांक निकलता है, और जो हमारी एकांक द्रव्यमान के लिए आवश्यक ऊष्मा है नियत ताप पर वो कहलाती है हमारी गलन की गुप्त ऊष्मा। तो हमारा आंसर ए करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा नियत ताप पर द्रव के एकांक द्रव्यमान को वेपर्स में बदलने के लिए यानी वाष्प में बदलने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा है कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड के एकांक द्रव्यमान में यानी एकांक यूनिट में मास में जो भी वेपर्स में परिवर्तन होगा, जो भाप में परिवर्तन के लिए, वाष्प में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा है, नेसेसरी हीट है, वो आपकी क्या कहलाएगी? आपकी क्या कहलाएगी? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। क्या कहलाएगी आपकी? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा है कि ठोस में एकांक द्रव्यमान में द्रव में परिवर्तित होने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा है वो आपकी गलन की गुप्त ऊष्मा है, और जो द्रव के एकांक द्रव्यमान से वाष्प में परिवर्तन है वो आपकी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है। संघनन क्या है? संघनन है एक ऐसा
ताप पर जो हमारी वेपर्स है वो द्रव में परिवर्तित होती हैं, वो घटना आपकी कहलाती है क्या? संघनन कहलाती है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी हमसे पूछा गया है कि नियत ताप पर द्रव के एकांक द्रव्यमान में वाष्प में बदलना यानी वेपर्स में चेंज होने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा है वो हमारी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्रव के खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का अपने वाष्प में बदलना कहलाता है क्या? मतलब द्रव है, ये कोई लिक्विड है, ले लिया हमने इस बीकर में, ये सपोजिट हमने वाटर ले लिया, ठीक है। अब वाटर को धीरे धीरे टेम्परेचर दिया हमने, तो ये द्रव धीरे धीरे वेपर्स बनकर निकलने लगेगा। जब ये वेपर्स बन के ऐसे ऐसे निकलेगा तो यहाँ से द्रव कम होगा, जो द्रव से वेपर्स में बनेगा तो वो प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी? मतलब द्रव का खुली सतह से प्रत्येक ताप पर, यहाँ से जो भी इसे टेम्परेचर मिल रहा है, यहाँ जो इसे टेम्परेचर मिल रहा है, जो हीट इसे मिल रही है, इससे जो गर्म होने पर धीरे धीरे द्रव अपने आप वेपर्स में चेंज हो रहा है, तो वो क्रिया आपकी क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी वो क्रिया? वाष्पीकरण कहलाती है। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि किसी भी द्रव खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का वेपर्स में बदलना क्या कहलाता है? आपका वाष्पीकरण कहलाता है। साथ ही साथ एक वर्ड होता है ऊर्ध्वपातन, कि ऊर्ध्वपातन होता क्या है? आपका ऊर्ध्वपातन होता क्या है? ऊर्ध्वपातन होता है आपका किसी ठोस का वाष्प में परिवर्तन, किसी ठोस का वाष्प में परिवर्तन। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कपूर। क्या ले लेते हैं हम? कपूर। जो हमारा कपूर होता है वो डायरेक्ट ठोस से वेपर्स में चेंज होता है, यानी ठोस सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट वेपर्स में जब चेंज होगा, गैसीय स्टेट में जब चेंज होगा, तो वो कहलाता है आपका ऊर्ध्वपातन। यानी कि किसी भी ठोस का डायरेक्ट वाष्प में बदलना या गैसीय स्टेट में आना, वो कहलाता है आपका ऊर्ध्वपातन। और ऊर्ध्वपातन का सीधा सिंपल एग्जांपल है जो कपूर हम पूजा में घरों में यूज करते हैं, कैंपर, ये होता है हमारा क्या? ऊर्ध्वपातन। और हमारी एक ऐसी अवस्था जिसमें द्रव के खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का वाष्प में परिवर्तन होता है, वो घटना आपकी कहलाती है वाष्पीकरण। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब तापमान उच्च व द्रव पृष्ठ क्षेत्रफल से अधिक हो, यानी कि जब टेम्परेचर हाई हो और जो द्रव का पृष्ठ क्षेत्रफल है वो भी अधिक हो, तब वाष्पीकरण होगा। मतलब किस गति के साथ होगा? तेजी से होगा, धीमी गति से होगा, या दोनों तरीके से हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। मतलब जब टेम्परेचर हाई है और पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है, यानी कि एक इस तरीके से मान लीजिए कि ये जो हमारा भगोना है बहुत बड़ा है, इसका मतलब जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो फैला हुआ है और यहाँ से जो इसे हीट मिल रही है वो बहुत ज़्यादा मिल रही है, टेम्परेचर इसका बढ़ाया जा रहा है बहुत ज़्यादा। जब इसमें जो भी वो है लिक्विड है उसको अगर हम बर्न करते हैं, मतलब गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो ये वेपर्स बनेंगी। जब जितनी ज़्यादा हीट देंगे हम, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल जो है अधिक है, तो वेपर्स उतनी ही जल्दी ऊपर उठेंगी। तो क्या होगा कि जब तापमान उच्च है और द्रव पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है तो आपका वाष्पीकरण तेजी से होगा। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। अगर हमें यहाँ ये दिया होता कि जब तापमान निम्न है तथा द्रव पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है, तब आपका क्या होता? तब आपका होता कि वाष्पीकरण धीमी गति से होगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या है? डाउन है, निम्न है। तो अगर हमें तापमान भी उच्च दिया है और पृष्ठ क्षेत्रफल भी अधिक दिया है, तो आपका जो वाष्पीकरण है वो तेजी से होगा। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दिए हुए ताप पर, मतलब कोई हमें टेम्परेचर दिया हुआ है, उसमें वायु के आयतन में उपस्थित जलवाष्प, यानी जो हमारी एट प्रेजेंट एयर में जलवाष्प है उसकी मात्रा, और उसी ताप पर उसी आयतन की वायु को
मतलब हमें कहा गया है कि किसी ताप पर, जो हमें वायु दिए गए ताप पर, जो हमें फिक्स एक टेम्परेचर दे दिया गया, उसमें हमसे बोला गया कि किसी आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, यानी जो हमारी एट प्रेजेंट वायु एटमॉस्फेयर के उसमें जो हमारी जलवाष्प है उसकी मात्रा, और उसी आयतन को संतृप्त करने, उसी आयतन में वायु को संतृप्त करने के लिए, यानी वायु को सेटिस्फाई कराने के लिए जो हमें जलवाष्प की मात्रा चाहिए, उसका अनुपात आपका क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका सापेक्षिक आर्द्रता। क्या कहलाता है आपका? सापेक्षिक आर्द्रता। सापेक्षिक आर्द्रता से मतलब है आपका कि सापेक्षिक आर्द्रता से मतलब है आपका कि जो वायु में एट प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है जलवाष्प, उसकी मात्रा, और साथ ही साथ जो जलवाष्प की कमी है उस वायु में कितनी और जलवाष्प ऐड करनी है, यानी उस एयर को संतृप्त करने के लिए जो आवश्यक आयतन की जलवाष्प मात्रा है उसका अनुपात आपका क्या कहलाता है? आपेक्षिक सांद्रता कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है कि आपेक्षिक सांद्रता क्या है? आपेक्षिक सांद्रता है जो एट प्रेजेंट वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा है वह, और वायु को संतृप्त करने के लिए जो आयतन में आवश्यक है जलवाष्प की मात्रा का अनुपात ही आपका क्या कहलाता है? सापेक्षिक आर्द्रता कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा आदर्श पिंड जो हर प्रकार की आवृत्ति के विकिरणों को उत्सर्जित या अवशोषित करता है कहलाता है। यानी कि एक ऐसी मेटल, एक ऐसी वस्तु जो किसी सूर्य से आने वाली प्रत्येक आवृत्ति या मतलब किसी भी प्रकार की आवृत्ति से जो विकिरण उत्पन्न होता है उसको अवशोषित कर लेती है और क्या कहते हैं? उत्सर्जित भी कर लेती है। तो वो आपका क्या कहलाती है? वो आपकी कहलाती है कृष्णिका। क्या कहलाती है? कृष्णिका। यानी कि हम अगर एग्जाम्पल के लिए लें कि अगर हम गर्मियों में वाइट कपड़े पहनते हैं तो क्यों पहनते हैं? क्योंकि जो वाइट कपड़े हैं वो हमारे जो ऊष्मा है उसके उत्सर्जक हैं, लेकिन अच्छे अवशोषक नहीं है, जिससे कि जो गर्मियों में हम वाइट कपड़े पहनते हैं, ठंडे कपड़े पहनते हैं, वो इसलिए पहनते हैं कि जो सूर्य से जो ऊष्मा आ रही है वो हमारी बॉडी में प्रवेश नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि जो वो कपड़े हैं वाइट रंग के वो ऊष्मा के अवशोषक नहीं है, उत्सर्जक हैं। वो हमारी हीट को रिलीज करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते, इसलिए हमें गर्मी कम लगती है। साथ ही साथ सर्दियों में हम मोटे कपड़े पहनते हैं और मतलब गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं। गहरे रंग के कपड़े पहनने से मतलब है कि जो गहरे रंग के कपड़े हैं वो ऊष्मा के उत्सर्जक हैं। ऊष्मा के उत्सर्जक होने के साथ साथ वो हमारी बॉडी से जो ऊष्मा अवशोषित है उसको भी बाहर नहीं आने देते, तो वो क्या होते हैं? हमारी सर्दी नहीं लगने देते। इसलिए बोला जाता है कि जो मोटे और गहरे रंग के कपड़े पहनते, मतलब जैसे कि ब्लैक कलर हुआ, ब्लू कलर हुआ, रेड कलर हुआ, ये सब हमारे गर्म रंग कहे जाते हैं। इसलिए क्योंकि ये ऊष्मा के अच्छे अवशोषक है लेकिन उत्सर्जक नहीं है, इसलिए हमें सर्दियों में सर्दी कम लगती है। अगर एक एग्जांपल लें कि अगर हम एक स्वेटर डालें या पतली पतली मतलब समान मोटाई की दो शर्ट पहने तो हमें किस में सर्दी कम लगेगी? तो हमें सर्दी समान मोटाई वाली दो शर्ट पहने हुए हैं तब कम लगेगी, क्योंकि उसके बीच में एक वायुमंडल का आवरण आ जाता है, वायुमंडल की एक परत आ जाती है जो हमारी ऊष्मा को अंदर बाहर आदान प्रदान करने में रुकावट पैदा करती है। यही कारण है कि जो ऊष्मा के अच्छे उत्सर्जक हैं वो अच्छे अवशोषक भी होते हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमें अगर हम धूप में चलते हैं तो हमें छाता किस तरीके का लेना चाहिए? हमें छाता लेना चाहिए जो बाहर से वाइट हो और अंदर से ब्लैक हो। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा अम्ब्रेला अंदर से ब्लैक है तो वो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है, वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और जो वाइट रहेगा हमारा अम्ब्रेला ऊपर से वो इसलिए अच्छा रहेगा हमारे लिए कि जो सन से जो ऊष्मा आ रही है, जो हीट आ रही है, तो वो उसको अवशोषित नहीं करता है, तो इसलिए वो हमारे लिए उपयोगी होता है। और हमसे पूछा गया है कि एक ऐसा आदर्श पिंड जो हर प्रकार की आवृत्ति के विकिरण को उत्सर्जित करता है या अवशोषित करता है, तो वो है आपका कृष्णिका। क्या है? कृष्णिका। यानी जो काले बर्तन होते हैं, काला रंग का कुछ भी पदार्थ होता है, वो अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं और अच्छे अवशोषक भी होते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, ये नियम किसने दिया है? मतलब हमसे पूछा गया है कि जो अच्छे अवशोषक हैं, यानी जो जितनी ज़्यादा ऊष्मा का अवशोषण करते हैं वो उतने ही ज़्यादा
अच्छे ऊष्मा के उत्सर्जक हैं। ये नियम किसने दिया है, यानी ये बात किसने कही है? तो हमसे ऑप्शन दिए गए हैं किरचॉफ के नियम के अनुसार, न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार, ऊष्मागतिकी के शून्य नियम के अनुसार, किसके अनुसार? तो हमारे ये दिए गए हैं आपको किरचॉफ के नियम के अनुसार दिए गए हैं, किरचॉफ के नियम के अनुसार। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम क्या है कि यदि दो निकाय, दो यंत्र एक साथ रखे हुए हैं और जो किसी अन्य निकाय के तंत्र के ऊष्मा के संतुलन में है, तो वे दोनों जो तंत्र हैं, वे दो जो निकाय हैं, वो भी अपने ऊष्माओं में संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं। तो वो है आपका ऊष्मा का जीरो नियम। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा गया है कि अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, ये नियम किसका है? तो ये नियम है आपका किरचॉफ का। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता उसके परम ताप के चौथे घात के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब ये कहा गया है किसी भी वस्तु की जो इमिटिंग एनर्जी है E, वो किसके अनुक्रमानुपाती दी गई है? आपकी परम ताप T के 4 घात के, यानी परम ताप जो है T, उसकी पावर 4 के अनुक्रमानुपाती दी गई है। तो ये हमारा किसका नियम है? किसी भी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता उसके परम ताप के चौथे घात के अनुक्रमानुपाती होती है। ये नियम है आपका स्टीफन का। किसका नियम है? ये स्टीफन का। किरचॉफ का नियम क्या था हमारा? किरचॉफ का नियम था कि जितने अच्छे अवशोषक होंगे वो उतने ही अच्छे क्या होंगे? आपके उत्सर्जक होंगे। साथ ही साथ हमारा ऑप्शन सी दिया गया है ऊष्मा का प्रथम नियम। ऊष्मा का प्रथम नियम या ऊर्जा का संरक्षण नियम एक ही है कि ऊष्मा या ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना उत्पन्न किया जा सकता है, इसे बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, हमसे पूछा गया कि किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता उसके परम ताप के चौथे घात के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये आपका नियम हो जाता है स्टीफन का। किसके नियम के अनुसार है? आपका स्टीफन के नियम के अनुसार। और इसमें क्या कहा गया? ये ई क्या है? एक उत्सर्जन क्षमता है, किसके अनुक्रमानुपाती है? परम ताप T की पावर 4 के। जब हम इस अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो यहाँ जाएगा आपका सिग्मा T की पावर 4, जहाँ सिग्मा क्या है? आपका स्टीफन कांस्टेंट, जहाँ सिग्मा है आपका स्टीफन नियतांक। क्या है आपका? स्टीफन नियतांक। ठीक है बच्चों, जब हम इस अनुक्रमानुपाती यानी प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यूज करते हैं, और यहाँ हमने कांस्टेंट क्या यूज किया है? सिग्मा। और सिग्मा क्या है हमारा? सिग्मा है यहाँ पर स्टीफन नियतांक, यानी एक ऐसा कांस्टेंट जो कि हमें क्या किसकी वैल्यू निकालने में हेल्प करेगा? यहाँ से या तो उत्सर्जन क्षमता की कि इसकी एफिशिएंसी कितनी है इमिटिंग की, यानी किसी वस्तु से जो एनर्जी इमिट होती है, उत्सर्जित हो रही है, तो उसके परम ताप के चौथे घात के अनुक्रमानुपाती होता है। ये नियम किसने दिया था? आपका स्टीफन ने दिया था। जिसमें एक सॉल्व करते हैं तो एक सिग्मा वैल्यू आती है, और सिग्मा क्या है हमारा? स्टीफन का नियतांक है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तप्त जल के थैले में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? मतलब जो हमारी गर्म पानी की थैलियां आती हैं उनमें पानी का ही यूज क्यों किया जाता है? कोई अदर लिक्विड क्यों नहीं करते? क्योंकि जबकि वो हमारी बिजली से गर्म हो जाती है और हम उसे यूज करते हैं। फिर जो हमारी तप्त थैलियां है पानी की, जो पानी गर्म पानी की थैलियां हैं, वो हमारी मतलब उसमें जल ही क्यों होता है? क्या रीजन है? ये हमसे पूछा गया है। साथ ही साथ हमें दिया गया है कि जल सरलता से मिल जाता है। क्या ये रीजन हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, फिर उससे हमसे बोला गया इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, यह सस्ता है और हानिकारक नहीं है, जल को गर्म करना आसान है। तो हम बोलेंगे अपना आंसर कि जो तप्त जल है वो थैले में जल्दी गर्म हो जाता है लेकिन देर तक गर्म रहता है। उसका रीजन है कि जो उसकी विशिष्ट ऊष्मा है वो अधिक होती है, यानी एट प्रेजेंट जितने भी पदार्थ उपस्थित हैं उन सभी में जो जल है उसकी जो विशिष्ट ऊष्मा है वो सर्वाधिक होती है। यानी जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण जो तप्त जल के थैले होते हैं, गर्म जल की थैलियां होती हैं, उनमें जल का प्रयोग किया जाता है। किसके कारण? क्योंकि जल की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो अधिक होती है। तो इसे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है
छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, क्यों? ये हमारा है रेखीय प्रसार से क्वेश्चन। यानी कोई कांच का गिलास है, मोटे कांच का गिलास है, अगर हमने उस पे गर्म पानी के छींटे डाले तो वो टूट जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है कि अचानक गिलास विस्तारित होता है, गिलास संकुचित होता है या जल वाष्पित होता है, या गिलास रासायनिक रूप से जल के साथ प्रतिकृत होता है। तो ये है आपका, जब भी हम किसी वस्तु पर, ठोस पर, मतलब अगर लिक्विड गर्म पानी वगैरह डालते हैं तो वो थोड़ी फैलने लगती है, तो क्या होता है, उसका प्रसार होता है। तो हमसे पूछा गया है कि जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास पर, कभी कभी घर में भी देखा होगा कि कांच की बाउल में अगर हम गर्म खोलता हुआ तेल भी डालते हैं तो वो बाउल भी चटक जाती है। आपके साथ हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है कई बार। तो मुझे पता है कि जो एक गर्म पानी है जो कांच के, मोटे कांच के गिलास के ऊपर डालेंगे तो वो गिलास चटक जाएगा। वो इसका रीज़न है कि जो गिलास है वो अचानक विस्तारित हो जाएगा। वो अपने, जब उसमें कोई गर्म लिक्विड डाला जाएगा तो उसका जो प्रसार होगा, उसके अणुओं में जो प्रसार होगा, क्योंकि वो जो बाउल है वो गर्म होगा या गिलास जो है वो गर्म होगा, तो उससे वो विस्तारित होगा। जब गिलास विस्तारित होगा तो वो टूट जाएगा, क्योंकि उसका प्रसार इतना ज़्यादा नहीं होगा। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है वो टूट जाता है, क्योंकि अचानक गिलास विस्तारित होना शुरू हो जाता है, अपने आप को बढ़ाना शुरू कर देता है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब किसी बोतल में जल भरकर जमने दिया जाता है, यानी किसी बोतल में जल भरकर जमने के लिए रख दिया, बर्फ बनने के लिए रख दिया, तो वो बोतल टूट जाती है, क्यों? कभी कभी आपने देखा होगा कि जब पहाड़ी इलाकों पर जो पानी की पाइपलाइनें बिछी हुई हैं, ज़्यादा सर्दी पड़ने पर उनमें पानी जमने लगता है और वो पाइप भी फटने लगते हैं। उसका रीज़न क्या है? कि जो हमारा जल है, जो भी कोई द्रव अगर हम उसे जमाते हैं तो वो उसका आयतन बढ़ने लगता है। आप एक्सपेरिमेंट कर लेना, आप छोटी सी बोतल में पानी लेना, उसको बोतल को पूरी भर के ढक्कन लगा के फ्रीजर में रख देना। जब उस बोतल में बर्फ जमेगा तो बर्फ का आयतन बढ़ता है, या तो वो बोतल फट जाएगी या थोड़ी टेढ़ी हो जाएगी। किस वजह से? कि जो बर्फ है उसको बनने, जब वो बनता है तो उसका आयतन बढ़ेगा, यानी जब लिक्विड से ठोस में कन्वर्ट होगा तो उसका आयतन बढ़ेगा। तो यही कारण है कि हमारी बोतल क्या होती है, टूट जाती है। तो पानी के जमने पर फैलता है, पानी जमने पर फैलता है, या बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है। बोतल क्यों सिकुड़ेगी, वो तो स्टेबल है, प्लास्टिक की है। लेकिन साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जब हम गुब्बारा लेते हैं, अगर उस गुब्बारे को धूप में रखते हैं तो वो जल्दी फट जाता है। अगर हम उस गुब्बारे को फ्रीज में रख दें तो वो हमें सिकुड़ता हुआ दिखाई देगा। उसका कारण ये है कि जो हमारा वायुमंडल में हवा है वो निम्न दाब से उच्च वायु दाब की ओर चलती हैं। तो जैसे ही हम निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं, जैसे कि हम गर्म हवा गुब्बारे में भरते हैं और उसे धूप में रखते हैं तो उसमें ऊष्मा का प्रसार होता है, तो गुब्बारा हमारा फट जाता है। लेकिन जब हम फ्रीज में रखते हैं तो वो जो ऊष्मा है उसका आदान प्रदान होता है, तो ठंड की वजह से वो सिकुड़ने लगता है। इसी तरीके से हमसे यहाँ पूछा गया है कि किसी बोतल में अगर जल भरकर जमने के लिए रख दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। तो इसका कारण है कि जमने पर फैलता है। पानी क्या होता है, जमने पर फैलता है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि जो पानी है वो जमने पर फैलता है, इसलिए आपकी बोतल क्या होती है, टूट जाती है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? यानी सूर्य से आने वाली जितनी भी रेज हैं, पराबैंगनी, अवरक्त, दृश्य, रेडियो, इन सब में से ऐसी कौन सी रेज हैं जो सोलर कुकर को गर्म कर देती हैं, तप्त कर देती हैं? तो सूर्य का टेम्परेचर किस में मापा जाता है? पायरोमीटर में। यानी उसका मतलब है कि पूर्ण विकिरण तापमापी में हमारा सूर्य का टेम्परेचर मापा जाता है। पूर्ण विकिरण तापमापी कितने से टेम्परेचर को मापता है? 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर को आपका मापता है पूर्ण विकिरण तापमापी। और हमसे पूछा गया कि सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को, यानी किसको, सोलर कुकर को गर्म कर देता है, तप्त कर देता है, हीट कर देता है? तो वो है आपका अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें जब मैंने आपको पढ़ाई थी, तरंगे पढ़ाई थी, तो बताया था कि अवरक्त किरणों के साथ ऊष्मा भी चलती है, और यही कारण है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट भी किसके कारण होता है, अवरक्त किरणों के कारण भी होता है, यानी कि क्योंकि इनके साथ ऊष्मा चलती है। जब अवरक्त किरणों के साथ ऊष्मा चलती है तो ऊष्मा से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है
कि अगर सूर्य की विकिरण से अगर सूर्य विकिरण से हमें अवरक्त किरणें मिलती हैं जो सोलर कुकर को गर्म कर देती हैं, तप्त कर देती हैं, तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त हो जाएगी। फिर हम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। जो भी हमारी कमियां रही हैं वो हमें कमेंट्स में करें। क्लास को पूरी देखें, अच्छे से नोट्स बनाएं, जो भी डाउट है आपका कमेंट्स करें, हम आपकी जो डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।